नमस्कार, बजट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। कल आएगा बजट, उससे पहले आर्थिक सर्वे और कल के बजट में क्या रह सकता है खास, इस पर हमारी खास पेशकश। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महामारी की मार से निकली इकोनॉमी, आर्थिक सर्वे में रिकवरी कंप्लीट होने का दावा। FY24 के लिए 6.5% रियल GDP ग्रोथ का अनुमान, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी को बताया गया चिंताजनक। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज, कहा विकास के कर्तव्य पथ पर भारत है अग्रसर। पीएम मोदी ने विपक्ष से मांगा सहयोग, कहा पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर। बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, किसान निधि की रकम 6,000 सालाना से बढ़कर हो सकती है 8,000 रुपए। मिलेट्स को भी बूस्टर संभव, CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। बजट से पहले बाजार फ्लैट बंद, सेंसेक्स 49 और निफ्टी 13 अंक चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही जोरदार तेजी, ऑटो PSE मेटल शेयरों में खरीदारी। अदानी एंटरप्राइजेस का FPO पूरा भरा, QIB और NII कोटे में ओवर सब्सक्रिप्शन। ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में आज रही जोरदार रिकवरी। और कल क्या खास रहेगा बजट में, इस पर डालते हैं एक नजर बजट की हेडलाइंस। बजट में रोजगार पर हो सकता है खास फोकस, 7 सेक्टर में PLI स्कीम संभावित, रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। बजट में AI, मशीन लर्निंग और IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस, देश को AI का ग्लोबल हब बनाना चाहती है सरकार। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेशन के लिए एजेंसी बनाने पर विचार, आवाज एक्सक्लूसिव। सरकार घटा सकती है सब्सिडी का खर्च, बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती संभव। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट का असर, आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में PM आवास योजना पर 45,000 करोड़ तक का आवंटन संभव, 2024 तक सभी गरीबों को पक्के मकान देने का लक्ष्य। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच बजट पेश करने से पहले FM की टीम के साथ उनकी ग्रुप फोटो आई है। हम आपको आज की सभी बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं बजट से पहले FM की तस्वीर। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर आर्थिक सर्वे की। आज वित्त मंत्री ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में चालू कारोबारी साल में 7% और अगले वित्त वर्ष में 6.5% रियल GDP ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि व्यापार घाटा, अंतर्राष्ट्रीय मांग और वैश्विक महंगाई पर नजर रखनी होगी, लेकिन भारत को घरेलू डिमांड और निजी निवेश से बल मिलेगा। सर्वे की हाइलाइट्स को समझने के लिए चलते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर बताएंगे आपको कि सर्वे में क्या है खास। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सबकी नज़र रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ने वाली है, तो इसमें साफ तौर से इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि अगले कारोबारी साल के लिए यानी 2023 और 24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था GDP में 6% से लेकर 6.8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये अनुमान जो दिया गया है, इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। शर्त यह है कि 6% से लेकर 6.8% की GDP ग्रोथ तभी रह सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात में कोई बड़ा झटका ना आए। तो झटका नहीं आया तो हो सकता है कि रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रहे। और इसमें जो नॉमिनल टर्म में कहें तो GDP के 11% ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। रियल टर्म में 6.4% GDP ग्रोथ
ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे दिया गया है। और चालू कारोबारी साल की बात करें तो 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चिंता जताई गई है। चिंता दो मोर्चे पे जताई गई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे चिंता ये है कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग उतनी ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट में गिरावट होगी तो इसका सीधा सा असर ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी, इस बात की वकालत करता हुआ इकोनॉमिक सर्वे दिख रहा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में दो तीन अच्छी बातें जो कही गई हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो भी बिगड़ रहे हैं उसको संतुलित कर रहा है मजबूत होता हुआ घरेलू हालात। घरेलू हालात मजबूत हो रहे हैं, दो तीन प्रमाण दिए गए हैं। वो एक तो ये है कि माइग्रेंट वर्कर के वापस आने से हाउसिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल तीसरी तिमाही में जहां 42 महीने की इन्वेंट्री थी वो घटकर 33 महीने की रह गई है। इस तरह से अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की कमजोरी को संतुलित कर रहा है घरेलू हालात की मजबूती, और ऐसे में ग्रोथ अच्छी रहने की संभावना है। और इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी बात कही गई है कि महामारी के बाद रिकवरी पूरी हो चुकी है। ग्रोथ की उम्मीद और चिंताओं पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव बजाज से। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई कि रिकवरी का हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। बावजूद इसके कई सारे चैलेंजेस अभी भी उसमें सामने दिख रहे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ तो ग्रोथ रेट जो पहले अनुमान था उससे कम ही आया है, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पहली बात यह तो है कि जो सर्वे से मालूम पड़ती है कि हमारी जो रेजिलियंस है एज एन इकोनॉमी, दिस हैज़ कम आउट वेरी क्लियरली। और इस साल की जो 7% की ग्रोथ के बारे में फोरकास्ट की गई है, नेक्स्ट ईयर 6 to 6.8, मतलब करीब एवरेज 6.5% की ग्रोथ इज समथिंग दैट इज very solid at this point of time, keeping in mind the last 3 years that the world and India has gone through. और जैसे आपने बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि वी आर नाउ एट द एंड ऑफ दिस साइकिल ऑफ द लास्ट 3 years, तो इसके कारण वी हैव टू बिकम अ लॉट मोर फिस्कली प्रूडेंट। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है एंड फिस्कल पॉलिसीज़ बोथ हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बिकॉज नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इन्फ्लेशन राइट इन द मिडल ऑफ द बैंड दैट द सेंट्रल बैंक इज़ कंफर्टेबल विथ। एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए एंड इट इज़ ऑलरेडी विद इन द रेंज, बट इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ दैट रेंज, we should start to see a lot more domestic growth, and that is required for the domestic economy to continue to moving ahead. अब बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वही इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है इस वक्त। तो अब आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं उससे आपको क्या लगता है कि क्या क्या बड़े फैक्टर होंगे जो कि इकोनॉमी को आने वाले दिनों में ग्रोथ कर रहा है, और सरकार से क्या जो सरकार बजट पेश कर रही है उसकी भी तस्वीर सामने ही है कि कैपेक्स और प्राइवेट कंजम्पशन सबसे बड़ा ग्रोथ कर रहा है अभी तक। तो जैसे आपने बताया कि एक तो है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन विच हैज़ बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, थोड़ी अप एंड डाउन होती है बट अदरवाइज हैज़ बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग एंड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ आवर इकोनॉमी। द सेकंड हैज़ बीन द पब्लिक सेक्टर कैपेक्स विच हैज़ रिमेन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वी आर होपिंग दैट कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड वी शुड होपफुली सी दैट इन द बजट एज वेल। बियॉन्ड दिस अगर हम देखें तो India has this very big opportunity to being the manufacturing base for the world in the coming years. और ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है, this will be a multiple decade opportunity. वहीं क्रिसिल के डीके जोशी का कहना है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबल है, पर अभी महंगाई पर नजर रखने की जरूरत होगी। जो रिस्क है वो इस समय बाहर से ही आ रहा है ज्यादा। डोमेस्टिक इकोनॉमी तो थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज कर गई है और ग्रोथ भी ब्रॉड बेस्ड हो गई है। तो रिस्क जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए उन्होंने सही कहा है कि ये रिस्क है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा रहता है तो उसकी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है इस माहौल में, इस ग्लोबल माहौल में। तो इसलिए आई थिंक उस पर नजर रखना, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस पर नजर रखना जरूरी है। और इन्फ्लेशन पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे तो आई है पर अभी वो उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफी ऊपर बनी हुई है। सिर्फ वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन 5.7% पे आई है, अदरवाइज इन्फ्लेशन नंबर दिसंबर का 7.2% है अगर आप वेजिटेबल्स को निकाल लें। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चिंता की आवश्यकता नहीं कई चीजों में, पर ओवरऑल आई थिंक मैं एग्री करता हूं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें एक अच्छा मोमेंटम है और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे पिक कर रहे हैं और ग्रोथ जनरली ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी में हो रही है। और इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो भी अब पीक करने वाला है। हमारा मानना है कि आरबीआई एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, उसके बाद वो पॉज मोड में जाएगा।
और बजट से पहले इंडस्ट्री से भी अच्छी खबर आई है। दिसंबर में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 5.7% से बढ़कर 7.4% हो गई है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में सबसे अच्छी ग्रोथ रिफाइनरी प्रोडक्शन में देखने को मिली है, जो -9.3 से बढ़कर 3.7 पॉजिटिव हो गई है। इसके अलावा नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी है, जबकि कोल, क्रूड ऑयल, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की ग्रोथ घटी है। और पिछले साल के मुकाबले अप्रैल से दिसंबर के 3 क्वार्टर की तुलना करें तो कोर सेक्टर ग्रोथ घटी है और साल दर साल के हिसाब से 12.6% के मुकाबले 8% पर आ गई है। और इकोनॉमिक सर्वे में कैसी है इकोनॉमी की तस्वीर और बजट के लिए क्या है संकेत, आज बजट अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आपसे थोड़ी देर में 7:57 पर। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पारंपरिक तरीके से अगवानी करते हुए संसद भवन तक लाया गया। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्षी सांसदों नेताओं ने उनका स्वागत किया। दोनों सदनों की साझा बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। और सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंदी के दौर में पूरा विश्व इस वक्त भारत के बजट की तरफ देख रहा है। भारत अब पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। कल वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगे। कल इंडस्ट्री से लेकर आपके लिए बजट में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय, रोहन सिंह और आलोक प्रियदर्शी, साथ ही असीम मनचंदा ने एक्सक्लूसिव जानकारियां इकट्ठा की है। और लक्ष्मण राय के साथ सभी संवाददाता हैं, तो सीधा चलते हैं लक्ष्मण राय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, क्या कुछ खास है बजट के लिए आप लोगों के पास जानकारियां? देखिए, जैसा कि आर्थिक सर्वे ने संकेत दे दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हालात पे चुनौती काफ़ी ज़्यादा अभी भी बनी हुई है, तो इस चुनौती के बीच में ये बजट पेश किया जा रहा है, इसलिए इस बजट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चुनौती ये है कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, तो कुछ ऐसे कदम के ऐलान की संभावना जताई जा रही है जो 2024 में चुनाव से पहले जमीन पर दिखते हुए दिखे। तो ऐसे में रोजगार पर फोकस रखना, नौकरी पेशा लोगों को खास तवज्जो देना, कुछ ऐसी बातें आपको बजट में देखने को मिल सकती हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। तो सबसे पहले आलोक, रोजगार एक बहुत बड़ी चिंता है जिसमें समय समय पर सरकार घिरती भी रही है, तो रोजगार को लेकर क्या कुछ खास हो सकते हैं? देखिए, रोजगार को लेकर इस बार बजट में सरकार खास तौर से
ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएगी जिससे कि रोजगार के नए मौके पैदा हों। उसमें खासतौर से सरकार की जो ऑलरेडी स्कीम जैसे इंफ्रा पर भारी भरकम निवेश, कैपेक्स करना, ये सब तो शामिल है जिससे रोजगार पैदा होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो PLI स्कीम ऑलरेडी चल रही है सरकार की, उसका दायरा बढ़ सकता है। करीब 7 सेक्टर को एलोकेशन हो सकता है PLI के लिए, करीब 35,000 करोड़ एलोकेशन हो जाता है। और सरकार को लगता है कि ये ऐसा सेक्टर है कि अगर इसमें ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ज़्यादा उत्पादन होगा, तो जाहिर सी बात है रोजगार के नए मौके ज़रूर मिलेंगे। तो ये रोजगार के नए मौके की बात है, लेकिन जो लोग रोजगार कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए भी हो सकता है कि बजट में कुछ खास ऐलान किया जाए, टैक्स में कुछ रियायत दी जाए। संभावना ये जताई जा रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में सरकार कुछ इस तरीके से फेरबदल करेगी ताकि उसमें टैक्स की दरें कम हो जाए, ज़्यादा आकर्षक हो जाए। कैपिटल गेंस में भी सरकार हो सकता है कुछ फेरबदल करे, उसमें होल्डिंग पीरियड में बदलाव करे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जटिल है, तो वहाँ भी एक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा फोकस अब तक रहा है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और रोहन सिंह हमारे सहयोगी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफ़ी करीब से फॉलो करते हैं। रोहन, इंफ्रा पर क्या कुछ खास जोर रहने की संभावना है? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकारी खर्च है, यानी जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, उसको जो बढ़ोतरी का मोमेंटम है वो इस साल भी वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और खासतौर पे सरकार का जो सड़क को लेकर या फिर जो पोर्ट्स हैं या रेलवेज हैं उसको लेकर खर्च बढ़ेगा। 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य था जिससे हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार उसे स्पीड अप करना चाहेगी। इसलिए सड़क परिवहन मंत्रालय का जो बजट है वो 10 से 12% आप बढ़ता हुआ दिखेंगे। और अगर ऑटो सेक्टर की हम बात करें इसमें, तो ऑटो में जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके लिए कोई नई स्कीम की घोषणा इस बार बजट में की जा सकती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक जो सेगमेंट है जिसको हर बार सरकार कोशिश करती है कि आकर्षित किया जाए, और जैसा कि मैंने कहा कि फुल बजट है, आखिरी फुल बजट है, तो किसान, उसको सरकार भूल नहीं सकती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी खास जोर रहने की संभावना जताई जा रही है, और हमारे सहयोगी असीम है जो कि इस पूरे सेक्टर पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। असीम, एग्री सेक्टर के लिए, खासतौर से किसानों के लिए क्या कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं? देखिए, अभी आर्थिक सर्वे में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम बना रहा है कोविड के दौरान भी। अब सरकार चाहती है कि इसको ग्रोथ को मोमेंटम बढ़ाया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। सबसे पहली बार देखा हमने कि 9.3% के आसपास ग्रोथ हमको देखने को मिली एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इसको बढ़ाना है, इसको आगे लेकर के जाना है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ऐलान होगा। खासतौर पर सरकार ने एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई हुई है जिसमें कि 6,000 रुपये मिलते हैं, उसको भी सरकार बढ़ा सकती है, 2,000 रुपये बढ़ा सकते हैं सालाना, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 2024 है, 9 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर भी आपको एक फोकस देखने को मिल सकता है। बाकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एक फंड होगा। मिलेट सरकार प्रमोट कर रही है, इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स के लिए एक सपोर्ट फंड सरकार यहाँ पे घोषणा कर सकती है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए टैक्स इंसेंटिव हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बढ़ोतरी देते हुए देख सकते हैं इस बजट के अंदर। तो बिल्कुल, इन सब के अलावा आत्मनिर्भर भारत जैसी जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके तहत भी आप कुछ ठोस ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, 2 चीज़ों की झलक साफ दिखेगी। एक, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति, दूसरा, राजनीतिक मकसद को पूरा करना। इसलिए यह बजट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बजट काउंटडाउन में। जब भी बजट की बात आती है तो महिलाओं से बातचीत जरूर की जाती है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और कारोबार भी कर रही हैं। तो कारोबारी महिलाएं क्या सोचती हैं बजट को लेकर, इसके लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम महिला उद्योगपतियों के साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि इस बजट से उनकी क्या विषय। मैडम बताइए, आप क्या चाहती है वित्त मंत्री से? एमएसएमई के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे एमएसएमई में आज तक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए एक अलग कैटेगरी थी। अभी का जो एमएसएमई की योजना है में पर्टिकुलर कास्ट वाइज जो अलग कर दिया है वो नहीं होनी चाहिए। महिला हर एक जाति की हो, उनको ये एमएसएमई का बेनिफिट मिलना चाहिए। सबसे बड़ी ये चीज़ है, हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट के लिए मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग लिंकेज होना मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो योजना है उसमें सभी वुमन एंटरप्रेन्योर को समाया जाना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि जो एमएसएमई की योजना आती है पर लोगों तक ये पहुंचे, उसके लिए प्रचार और प्रसार के लिए भी एक अलग बजट होना चाहिए तो ज्यादा तक महिलाएं उसका बेनिफिट ले सके। मैडम आप बताइए, आप कौन से सेक्टर से है और आप बजट से क्या चाहती है?
मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ, 22 साल से बिजनेस में हूँ। अभी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री भी महिला हैं, सो वो समझ सकती हैं कि जब हम महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन और ये सब दिया जाता है, सो वो गांव से बहुत दूर दिया जाता है हमेशा, कि मीन्स 30-40 किलोमीटर होता है, वो महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। सो वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देते हैं वो कहीं शहर के अंदर दें और नज़दीक दें, जिससे महिलाएं अपना घर भी संभाल सकें और बिजनेस भी कर सकें। नहीं तो उनको दोनों में से एक छोड़ना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। सो ये गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है। मैं गारमेंट सेक्टर से हूँ और मैं गवर्नमेंट को ये बोलूँगी कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें जो गारमेंट सेक्टर में 5% 12% का अलग अलग स्लैब है वो मिटा के एक ही स्लैब रखो, ताकि एंड यूज़र के पास जो कपड़ा जा रहा है वो सस्ता हो जाए। और दूसरी बात कि हम लोगों को, महिलाओं को, आप बोलते हो कि महिलाओं को टैक्स में से फ्री मिलता है इतना उतना, पर आप 10 लाख मिनिमम नहीं दोगे तब तक हमारा कुछ होगा नहीं। बिकॉज आजकल महिलाएं पापड़ बेलना और वो गृह उद्योग नहीं करती, वो कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंच गई है, तो उन लोगों के लिए वो स्लैब बढ़ना चाहिए। और देश की प्राइवेट जेट इंडस्ट्री, यानी ऐसे जेट्स जो लोगों को दिए जाते हैं चार्टर्ड प्लेन के तौर पर, ये बिजनेस इन दिनों खासी मुसीबतों का सामना कर रहा है, अभी भी मंदी के दौर में है। और इस सेक्टर के एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स चाहते हैं कि बजट में सरकार उनकी सुध ले। क्या है उनकी बजट मांगे, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स की मांग है कि सरकार एयरक्राफ्ट इंपोर्ट के साथ निगेटिव लिस्ट जैसा बर्ताव ना करे। अगले 5 साल तक के लिए प्राइवेट जेट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी शून्य कर दिया जाए। साथ ही प्राइवेट जेट पर लगने वाले 28% जीएसटी को कम कर 18% या 12% तक लाने की गुजारिश की गई है। बिजनेस एयरक्राफ्ट मालिकों का कहना है कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से विदेश में रजिस्टर्ड जेट कंपनियों के मुकाबले भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा घाटा जो जनरल एविएशन सेक्टर इंडिया का है, वो सारा का सारा बिजनेस विदेशी कंपनियों को चला जा रहा है, और भारतीय लोग जो कि विदेश से लेते हैं वो अपनी हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार, खासतौर से वित्त मंत्रालय, इस बारे में विचार करे और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि या तो हमें एग्जम्प्ट किया जाए या फिर उनको भी उस दायरे में लाया जाए। अपने पत्र में बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ने लिखा है कि प्राइवेट जेट इंडस्ट्री पिछले कुछ साल में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है। 2013-14 में जहां 120 के करीब प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स थे, वहीं 2021-22 में ये घटकर 90 हो गए हैं। साथ ही देश में मौजूद कुल प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या भी घटी है। अब इंडस्ट्री को सरकार से बजट में मदद की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो बजट काउंटडाउन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बजट पर तमाम अपडेट्स के लिए और कल बजट को पूरा समझने के लिए ज़रूर देखिए CNBC आवाज़ सुबह से। और बजट भाषण के बाद बड़ी एनालिसिस, बजट पर फैसले, तमाम एक्सपर्ट्स, सिर्फ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।